नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको यूजीसी नेट इतिहास का जो प्रश्न पत्र करवाया था 2021 यानी कि 2021 का, मैंने आपको 20-20 करके सारे प्रश्न करवा दिए थे ये 100 तक। उससे उनकी व्याख्या आपको बताते हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे। जैसे कि इब्न बतूता वर्णन करते हैं कि तुगलक सुल्तान मोहम्मद पुरुषों की गुलामी को मुक्त करने के लिए बुधवार का दिन, महिला गुलामों को मुक्त करने के लिए शुक्रवार का दिन और पुरुष गुलामों की शादी महिला गुलामों से करवाने के लिए किसका दिन त्याग करते थे? शनिवार का दिन त्याग करते थे। मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता नामक मोरक्को यात्री भारत आया। उसने दिल्ली पर काजी का पद नियुक्त किया। ठीक है, तो इसमें ये दिया गया। फाइव क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया था कि बयाना मुद्रा निदान में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सर्वाधिक मुद्राएं प्राप्त हुई है, यानी कि क्या प्राप्त है? सर्वाधिक स्वर्ण गुप्त सिक्के गुप्त काल में जारी किए गए थे। और जो सर्वप्रथम सोने के सिक्के थे चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा चलाए गए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम ने कैसे सिक्के चलाए थे? राजा रानी प्रकार के सिक्के चलाए थे। उसके बाद गुप्त शासकों में सर्वप्रथम तांबे के सिक्के किसने चलाए थे? रामगुप्त ने चलाए थे। और समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्के चलाए थे? सोने के सिक्के 6 प्रकार के चलाए थे। और गुप्त शासकों में सर्वप्रथम चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने चलाए थे चांदी के। ठीक है, सोने के चलाए थे चंद्रगुप्त प्रथम ने और तांबे के चलाए थे रामगुप्त ने और सोने के 6 प्रकार के चलाए थे समुद्रगुप्त ने और चांदी के चलाए थे इसने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने। गुप्त शासकों में सर्वाधिक प्रकार के स्वर्ण सिक्के कुमारगुप्त ने चलाए थे। जो सर्वाधिक प्रकार के स्वर्ण सिक्के थे इनमें मिलावट आ गई थी। गुप्त शासकों में भारतीय देवताओं पर अंकन क्या क्या लिखा पाता है? केशव, सकंद, विशाखा, बुध। ऐसे ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में, इसलिए मैंने व्याख्या डाल लिया है ताकि आपको डाउट न रहे। एक प्रश्न करने से हमारे उत्तर नहीं मिलते हमें, उसके अंदर हमें उसकी व्याख्या पढ़कर ही उससे मिलते जुलते प्रश्नों के उत्तर हम कर सकते हैं। और ये जैसे गुप्त काल में स्वर्ण सिक्कों के गुप्त अभिलेखों में क्या था? दिनार और चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया कहा जाता था। राजस्थान में बुंदाइनी का टिब्बा, जयपुर, बयाना, भरतपुर, मोराली, जयपुर, नलिया, सरसांबर, रेड टोंक, अहेड़ा, अजमेर, देवली टोंक, यहाँ से क्या हुआ था? गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्राएं मिली हैं हमें। 1948 में गुप्त शासकों की सर्वाधिक स्वर्ण मुद्राएं राजस्थान के भरतपुर जिले के बयाना के समीप हुल्लनपुरा गांव से मिली है। ठीक है, जिसकी संख्या कितनी है? 2000 है। और उसके बाद नेक्स्ट 6% था कि अक्षमेंद्र ने जो प्रसिद्ध कवि थे उसकी सिंधु कौन थे वे? अब की बार तो उनकी पुस्तक आई थी, नेक्स्ट बार उनके पिता का नाम, दादा का नाम कुछ भी आ सकता है। उनकी लिखी अन्य पुस्तक है, इसलिए मैंने व्याख्या डाल लिया। अक्षमेंद्र सिंधु के पुत्र और प्रकाश सेंद्र के पुत्र थे। अक्षमेंद्र के पिता प्रकाश सेंद्र और ब्राह्मण थे जो ब्राह्मणों के संरक्षक थे। क्षेमेंद्र कश्मीर के राजा अनंत के सभा पंडित थे। कश्मीर का राजा उस समय कौन था? जब क्षेमेंद्र था तो सभा पंडित था। अनंत का शासन काल 1027 से 1024 तक था। अनंत, इससे पहले अनंत था ना, राजा अनंत का शासन काल 1027 से 1064 तक रहा। ठीक है, और ये क्षेमेंद्र तो 11वीं शताब्दी तक रहे, आगे भी रहे। यानी कि क्षेमेंद्र की बहुत सी कृतियां प्राप्त हुई है। देखो इनकी लिखी हुई पुस्तकें है, कौन कौन सी पुस्तकें है? शशि वंश महाकाव्य, अमृत रंग काव्य, अवसार, मुक्तावली, लावण्यति, देशोपदेश, पवन पंचाशिका, पद्म कादम्बरी, अवधान कल्प लता, नीति कल्प तरु, लोक प्रकाश कोश, सेवकोपदेश, विनयावली, दर्पदन, कवि कंठ, वारण, रामायण मंजरी, भारत मंजरी, वृत कथा मंजरी, समय मातरिका, कला विलास, दशावतार चित। ये तो बहुत बार पूछी जाती है। वृत कथा मंजरी भी पूछी जाती है, भारत मंजरी, रामायण मंजरी। ठीक है, और उसके बाद 1710 से 1715 के बीच दक्कन के वायसराय के रूप में नियुक्त निजाम मुल्क 23 जून 1724 में सुक्करखेड़ा के युद्ध में मराठों की मदद के लिए दक्कन के मुगल सूबेदार मुआविज खां को परास्त करके दक्कन में अपनी स्वतंत्रता स्थापित की थी। ठीक है, इस तरह पहली मुलाकात कब हुई थी उसकी? 1728 में निजाम मुल्क की पालखेड़ा के युद्ध में बाजीराव से पराजित हुआ
उसके बाद 16 मार्च 1728 ईस्वी में दोनों के बीच क्या कौन सी संधि हुई थी? मुंशीगांव की संधि हुई थी। और जो कि यानी कि बाजीराव और निजाम की पहली मुलाकात जनवरी 1721 में नहीं थी, कब थी वह? मार्च 1728 में थी, जो कि मुंशी शिवगांव की संधि के साथ थी। 8वां हमारा, जैसे कि हमारी इसमें राज्य नीति है, निशक्ति की नीति में लिप्त नहीं है। इसमें क्या कार्य है? अभी गुट निरपेक्षता के बारे में बता रखा है। गुट निरपेक्षता के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा व्यवस्थित है, जिसको कर्नल नासिर और मार्शल टीओ ने भी स्वीकार किया। इसको आप अच्छी तरह से पढ़ लेना, क्योंकि कुछ भी प्रश्न पूछा जा सकता है इससे संबंधित। ठीक है, गुट यह क्या करेगा? देखो इसमें एक बात ये है कि गुट निरपेक्षता किसी समस्या के प्रति आंख बंद करके बैठ जाने, अलग रहकर जीने की नीति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं के प्रति जागरूक रहने की नीति है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछ लेंगे तो हमें उसमें से ही आंसर देना होगा, इसलिए इनको ध्यान से पढ़ लेना भाई। 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक बुंदेलखंड और उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग पर चंदेल वंश ने शासन किया। चंदेल वंश का शासन कब था? 8वीं शताब्दी से लेकर 12वीं शताब्दी तक था। ठीक है, जो भारत के प्रसिद्ध के थे ये राजपूत वंश से। चंदेल मूल रूप से गुर्जर प्रतिहारों के थे, जहांगीरदार थे। तो इस वंश का संस्थापक कौन था? ननुक नामक व्यक्ति। चंदेल वंश इसमें क्या कर गई इन्होंने? कौन से इनकी कला बहुत प्रसिद्ध है। कौन सी कला है? कदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, लक्ष्मण मंदिर आदि प्रमुख है। ये कुछ मेन निशानी लगाई हुई है मैंने, इनको भी ध्यान से याद रख लेना। जो 10 है 10 में क्या है कि ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस किसने की थी? चाइल्ड मैरिज स्टेट 1929 ईस्वी में किसने की थी? सुभा लक्ष्मी जोशी समिति ने, ऑल इंडिया वुमेन कॉन्फ्रेंस। उसके बाद बाल विवाह प्रतिबंध कब हुआ था? 1929 में बंद हुआ था। 28 में इन्होंने शुरू कर दिया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग। तो ये किसने बंद करवाया था? हरविलास शारदा ने। उसके बाद है अखिल भारतीय महिला सम्मेलन। भारतीय संघ और भारतीय महिलाओं की राष्ट्रीय परिषद ने अपने समस्याओं के जोशी समिति के समक्ष शादी और सहमति की उम्र बढ़ाने के पक्ष में तर्क दिया था। जोशी समिति ने क्या काम करा था? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन करा था। उसके बाद जोशी समिति ने ही 20 जून 1929 में अपनी रिपोर्ट पेश की। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग द्वारा 28 सितंबर 1929 को पारित किया, लेकिन लागू कब हुआ? 1930 में, जिसमें 14 साल की लड़की और 18 साल के लड़के की उम्र निर्धारित की गई। महात्मा गांधी ने क्या करा था? न्याय और बुराई के अहिंसक ढंग से विरोध करने और न्याय मांगने के लिए नए तरीकों का आविष्कार किया। ठीक है, आगे देखो इसकी ही व्याख्या है कि उसने जो ये महात्मा गांधी थे, इनकी विशेषता क्या? गांधी जी द्वारा प्रतिपादित सत्याग्रह की विशेषता इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, बलिदान। ठीक है, सत्याग्रह का मार्ग चुना उसने। सत्य, अहिंसा, प्रेम था। उसके बाद अहिंसा भी, किसी से घृणा मत करो, किसी से लड़ाई मत करो। बलिदान यानी कि अगर हमें बलिदान, तपस्या का अर्थ कष्ट और यातनाएं सहन करना और आत्म पीड़ा में ही संतुष्ट रहना। ठीक है, सत्याग्रह के स्वरूप और प्रणालियाँ या साधन कौन से उन्हें वो करा था? सविनय विज्ञान आंदोलन, असहयोग, हिजरत, सामाजिक अहिष्कार, हड़ताल, धरने, उपवास। और सत्याग्रही के नियम क्या होया करते? वो ईमानदार होना चाहिए, ईर्ष्या का भाव नहीं होना चाहिए उसके अंदर, क्रोध नहीं होना चाहिए, अपराध नहीं करना चाहिए और प्रतिकार नहीं करना करेगा। ठीक है, जो वैसा व्यक्ति होना चाहिए जो अगर गिरफ्तार भी कर ले तो प्रतिकार नहीं करेगा। ओ जी, आगे देखो ये क्या है? अगर उसका कोई संघर्ष में भी अपमान करता है तो अपने प्राणों को भी संकट में डालकर उस अधिकारी की भी रक्षा करेगा। यह नियम कठोरतापूर्वक पालन करने और व्यक्ति की ही सच्चा सत्याग्रही हो सकता है। इस प्रकार के नियम महात्मा गांधी ने लागू किए थे। सत्याग्रही के गुण क्या होना चाहिए? विशेष व्यक्ति होना चाहिए, कठोरतापूर्वक पालन करना। यही जो ऊपर लिखी हुई बातें हैं कुछ इनमें से ही मिलती जुलती है, जैसे कि ऐसे प्रस्ताव, निवारण, नारी जागृति, बेसिक शिक्षा, खादी, ग्रामोद्योग। ठीक है, पढ़ लेना इसको अच्छी तरह से। उसके बाद है मोहम्मद बिन तुगलक की विभिन्न योजनाएं। क्या क्या योजनाएं चलाई थी उन्होंने? राजधानी परिवर्तन करा था। कब करा था? 1327 ईस्वी में। अपनी राजधानी को कहाँ ले गया था? वो दौलताबाद ले गया था। उसके बाद क्या? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कब करा था? 1329 ईस्वी में।
तो उसने क्या करा, कांसे के नए सिक्के चला दिए थे, उनका मूल्य टंका के बराबर ही कर दिया था। तुगलक से पूर्वी सांकेतिक मुद्रा का चीन के कबूलाई खां, चीन इससे पहले तुगलक से पहले किसने करा था, ये चीन के कबूलाई खान और ईशान के करवतु ऐसा प्रयोग कर चुके थे। उन्होंने कागज की मुद्रा को अपनाया था। ठीक है, वो उसके बाद क्या था, उसने क्या करा था, दोआब में कर वृद्धि करी थी। ठीक है, दोआब में कर वृद्धि कर दी, यानी कि उसको कर लगा दिया था किसानों पर। ये भी आप ध्यान से पढ़ लेना। उसके बाद खुरासान अभियान 1331 में, कराची अभियान 1332 में, क्योंकि कई बार ये काल क्रम अनुसार लगाने के लिए आते हैं, इनको आप ध्यान से रीड कर लेना। 13 क्वेश्चन क्या है कि मुगल बैलस्टर स्तंभ एकमात्र अवशेष के उदाहरण मुगल बादशाह शाहजहां के किला महलों में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं, किला महलों में मिलते हैं। तो ये कौन है कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने शाहजहां के शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से श्रवण काल कहा। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि किस इतिहासकार ने शाहजहां के काल को श्रवण का काल कहा। किसने कहा है, आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव ने। और सबसे पहली इमारत कौन सी थी जो संगमरमर से बनी थी, ये भी प्रश्न आ सकता है। तो कौन सी थी, दीवाने आम, जो कब बनी थी, 1627 ईस्वी में। आगे देखो क्या कि शाहजहां ने अपनी नवीन राजधानी दिल्ली में एक क्या बनाया था, एक चतुर्भुज आकार का किला। अगर पूछे कि चतुर्भुज आकार का किला किसने बनवाया था, कहाँ बनवाया था, तो शाहजहां ने बनवाया था लाल बलुआ पत्थर। ठीक है, उसे निर्मित करके 1648 ईस्वी में जो उसको पूर्ण किया था। ऐसे ये प्रश्न है कि ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। एक प्रश्न से ही अनेक प्रश्न बनते हैं, कई बार कुछ पूछ लेते हैं, कभी कुछ पूछ लेते हैं, लेकिन उस प्रश्न में से ही आता है। लेकिन इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। मोटे तौर पर पढ़ेंगे तो आपको बात समझ में नहीं आएगी, इसको गहराई से करेंगे तो 100% इसी में से 10 क्वेश्चन पक्के आएंगे। थोड़ा घुमा फिरा कर प्रश्न पूछ सकते हैं बस। चलो आगे चलते हैं। बहलोल लोदी अपने फरमान में अमीरों को मसनद ए आली के नाम से संबोधित करता था। सुल्तान बहलोल लोदी सक्षम सेनापति था। वह सत्य से बड़ी भांति परिचित था। सल्तनत पर अपना नियंत्रण स्थापित करने के लिए अफगान कुलीनों की आवश्यकता पड़ेगी। अफगान अमीर सुल्तानों से अपेक्षा करते थे, वह उनके साथ पूर्ण शासक के बजाय समान सहयोगी जैसा बर्ताव करते थे। उन्हें प्रसन्न करने के लिए बहलोल ने स्वयं घोषणा की कि वह सुल्तान नहीं है। आई समझ में, आगे आप पढ़ लेना। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में लिखा है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने मालिकों, अमीरों, दरबारों के अधिकारियों, जिम्मेदार रुतबे वाले व्यक्तियों को एक दूसरे के घर न जाने, दावत खानों में सामूहिक पार्टी न करने और सुल्तान को सूचित किया कि बिना उसकी अनुमति के उनके बीच अंतर्विवाह की इजाज़त नहीं थी। ठीक है, और उसने क्या कौन सी नीति चलाई थी, अपने आप को क्या क्या करता, सिकंदर ए शाही की उपाधि से नवाजा था उसने अपने आप को। सबसे बड़ा शासन था उसका साम्राज्य दक्षिण में मदुराई तक फैला था। और इसने क्या किया था कि खिलजी के बाद करीब 300 साल तक कोई भी शासक इतना बड़ा साम्राज्य स्थापित नहीं कर सका था। विश्व का दूसरा सिकंदर भी किसको कहते थे, अलाउद्दीन खिलजी को। अलाउद्दीन खिलजी ने कई लड़ाइयों में मंगोलों को भी बुरी तरह से परास्त किया था, हरा दिया था। ठीक है, टैक्स प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी और गुप्तचर विभाग की स्थापना भी अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। शराब बिक्री पर, भांग खाने पर, जुआ खेलने पर, सभी पर उसने रोक लगा दी थी।
ये आगे देखो क्या है कि ऑल इंडिया डिस्प्रेड क्लासेस एसोसिएशन का गठन कहाँ हुआ था? नागपुर में हुआ था। इसके निर्वाचित अध्यक्ष कौन थे? एमसी राजा। और बी आर अम्बेडकर ने 1926 में ऑल इंडिया डिस्प्रेड क्लासेस एसोसिएशन में उपस्थित नहीं हुए थे। कब नहीं हुए थे? 1926 में। उन्होंने इस्तीफा देकर फिर क्या कर 1930 में स्वयं का ऑल इंडिया डिस्प्रेड क्लास कांग्रेस बनाया था। ठीक है, प्रश्न पूछा जाएगा कि ऑल इंडिया डिस्प्रेड से कब अलग हुए थे? अंबेडकर 1926 में हुए थे। अपना अलग कद बनाया था? 1930 में बनाया था। कुछ ऐसे ही आप अपने नोटिस बना कर लिख लेना। मुगल सम्राट जहांगीर के समय में चित्रकारी अपने चरमोत्कर्ष पर थी। ठीक है, उसे हेरात के आगा राजा के नेतृत्व में आगरा में एक चित्रशाला की स्थापना की थी। किसके नेतृत्व में? हेरात के आगा राजा। ठीक है, उसके प्रसिद्ध चित्रकार कौन कौन थे? फारूक बेग थे, दौलत थे, मनोहर थे, बिशन दास थे, मंसूर थे, अबुल हसन थे। आगे चलो। गंगलहरी और रस गंगाधर ने के लेखक कौन थे? पंडित जगन्नाथ। मुगल बादशाह शाहजहां के राजकवि थे वे। इसके अतिरिक्त चिंतामणि, कविंद्राचार्य, सुंदरदास, हिंदू लेखक भी उनके दरबार में रहते थे। कौटिल्य विधवा विवाह का समर्थन करता है। कौटिल्य कहता है कि कोई विधवा विवाह कर सकती है, परंतु विवाह करने के बाद उसका पहले पति की संपत्ति या पर मालिकाना हक समाप्त हो जाएगा। ये बात उसने पहले ही निश्चित कर दी थी। ठीक है, इसको भी आप ध्यान से पढ़ लेना। 1920 में एक्ट दिया गया AITUCO। ए का मतलब होता है ऑल, आई का मतलब इंडिया, टी का मतलब ट्रेड यूनियन कांग्रेस। कई बार इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनिफॉर्म ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे? लाल लाजपत राय। कब बने थे?